Hello students, this is Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara. Today we are going to discuss about pronouns. Pronouns important for competitive examinations. आज हम pronouns की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि competitive exams में उसका क्या महत्व है, क्या importance है. जो एक्सरसाइज लगने में हमें बहुत आसान लगती है, देखने में बहुत आसान दिखती है, क्या वो उतनी ही आसान है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. या किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रोनाउन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम बात करेंगे. इसके पहले हमने प्रोनाउंस की चर्चा की थी जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो बनाया था. आज स्पेशली प्रोनाउंस की बात करेंगे. प्रोनाउंस होते क्या है और कौन कौन से उसके प्रकार होते हैं आदि सब जानने की हम कोशिश करेंगे. प्रोनाउन आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन. नाउन का बार बार सेंटेंस में उल्लेख ना हो, उसे टालने के लिए उसके स्थान पर जो पर्यायी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउन के अलग अलग प्रकार हैं. इसमें नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें आई, वी, ही, शी, दे से लेकर उनके प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केसेस आते हैं. दूसरा प्रकार है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. इसमें आई का myself, we का ourselves, they का themselves, इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनते हैं. तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. इसमें दिशादर्शक जो प्रोनाउंस होते हैं, this है, that है, these, those, here, there आदि सभी प्रोनाउंस का इसमें प्रयोग होता है. तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव इंपॉर्टेंट है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे. इंडेफिनिट प्रोनाउन, एनीवन, समवन, नोवन जैसे बहुत सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जिनके बारे में हमें प्रॉपर प्रोनाउन लेना पड़ता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे. रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए यूज किए जाएंगे एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी है. WH प्रोनाउन है, व्हाट है, व्हाई, वेयर, व्हेन आदि प्रकार के इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी है. इन सारे प्रोनाउंस को एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार से यूज करना है और प्रोनाउन कैसे लेना है, इन सभी इंपॉर्टेंट विषयों पर हम आज बात करेंगे. Before knowing pronouns in details, it is important for us to learn this table. Pronouns को विस्तार में जानने से पहले हमें इस टेबल के बारे में पता होना चाहिए. यह टेबल ताउम्र जिंदगी भर हमें काम में आने वाला है, इसलिए इस टेबल को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, ये सबसे बेहतर उपाय है. पर्सनल प्रोनाउंस का जो पहला टाइप हमने देखा था, ये रेफर करते हैं पर्सन्स को. जब भी नाउन रिलेटेड टू पर्सन्स आएंगे और उनको रेफर करने के लिए प्रोनाउन लिए जाएंगे तो उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस रेफर्स टू प्रोनाउंस रिप्लेसिंग नाउन्स एंड रेफरिंग टू पर्सन्स. तो ये पर्सन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो सकते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, ऐसे अलग अलग फॉर्म में आते हैं. और नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस, ऐसे 3 अलग अलग कैटेगरीज में इनको हम डिवाइड करते हैं. डेटिव केस भी एक प्रकार इसमें होता है जिसकी हम चर्चा अभी नहीं करेंगे, पर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस करते समय, डिग्री चेंज करते समय, नरेशन चेंज करते समय, ऐसे बहुत सारे जगह पर आपको इस टेबल का यूज होने वाला है, इसलिए इसे याद करना सबसे बेहतर उपाय है. अब नॉमिनेटिव केस में आई की प्रथमा आई होती है, नॉमिनेटिव केस. ऑब्जेक्टिव केस मी, पॉसेसिव केस माई या माइन, वी, अस, आर, आर्स. सेकंड पर्सन में यू और योर, योर्स, इस प्रकार से टेबल बनता है. और थर्ड पर्सन ही, शी, इट,
इनका ऑब्जेक्टिव केस हिम हर इट और पॉसेसिव केस हीज हर हर्स या इट्स ऐसा होता है, और ही शी इट तीनों का प्लूरल फॉर्म होता है दे, जिसके ऑब्जेक्टिव केस देम और पॉसेसिव केस देयर या देयर्स बनते हैं। अब ये टेबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन प्रोनाउन की आप बात करेंगे, वर्ब को यस ईएस आईएस लगाने की बारी आएगी, तब भी ये टेबल आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस टेबल को याद करना कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए बेहतर उपाय है। तो इस टेबल के आधार पर अब आगे के नियम कौन कौन से हैं और प्रोनाउन किस प्रकार से हमें लेना है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को हम जानने की कोशिश करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक अहम रोल निभाने वाले हैं और जिन्हें आप सभी को याद करना या याद रखना जरूरी है। इसमें पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड पहला रूल ये कहता है कि नंबर, जेंडर एंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन मस्ट बी सेम एज नाउन। जिस प्रकार का नाउन हम सेंटेंस में यूज करेंगे उसके लिए आने वाला प्रोनाउन उसी के जैसा, उसी के अनुसार होना चाहिए। ये एक सिंपल रूल है। जैसे पहले एग्जाम्पल को देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि प्रोनाउन कैसे लेते हैं। जैसे द बॉय वेंट एंड he oblique she oblique they found a key। अब यहां पर तीन प्रोनाउन है हमारे पास और पहले सेंटेंस में द बॉय ये सब्जेक्ट है, तो उसके अनुसार हमारी चॉइस he found a key ये होना चाहिए। तो बॉय के अनुसार ही हमने प्रोनाउन लिया है, ये सिंपल रूल है। दूसरा सेंटेंस है एवरी मैन wants his her their own house। अब यहां पर एवरी मैन ये सब्जेक्ट है, तो उसके अनुसार हीज ये प्रोनाउन यहां पर आना चाहिए। सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन लेना है, ये एक सिंपल सा रूल है और इंपॉर्टेंट रूल है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रूल यहां पर जानना जरूरी है। सेकंड रूल क्या कहता है? प्रोनाउन यूज आफ्टर टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब शुड बी इन नॉमिनेटिव केस। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। जब भी टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, जिन्हें हम एम आर, वॉज, वेयर, शाल, विल के नाम से जानते हैं, इनके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो नॉमिनेटिव केस में ही रहेगा, प्रथमा में ही यूज होगा। ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज, आई, मी नहीं। इट विल बी ही हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट पीएम। इट विल बी ही, हिम नहीं। इस प्रकार से शैल बी के बाद में, एमिसार के बाद में, वॉज, वेयर के बाद में जो भी प्रोनाउन आप लिखेंगे सेंटेंसेस में वो नॉमिनेटिव केस में है या नहीं है, ये भी आपको देखना है। लेट अस डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट रूल। रूल नंबर 3 हमारे लिए ये कहता है कि प्रोनाउन यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस। सिंपल और लॉजिकल बात है। अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेंगे, नॉमिनेटिव केस में नहीं या पॉसेसिव केस में नहीं। इतना ये सिंपल रूल है। जैसे ही वॉज लुकिंग एट, आई और मी दो चॉइस है, पर एट के बाद में आई या मी जहां पर आया है वो ऑब्जेक्ट की जगह है, तो यहां पर आई ये नॉमिनेटिव केस हम यूज नहीं कर सकते, यहां पर पॉसेसिव केस ही चाहिए। ही वॉज लुकिंग एट मी, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। सेकंड सेंटेंस है ही वॉज कॉलिंग, ही ऑब्लिक हिम, यहां पर भी चॉइस आपका ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। ही वॉज कॉलिंग हिम, हिम यहां पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, इसलिए हमने उसे ऑब्जेक्टिव केस के ही फॉर्म में यूज किया है। रूल नंबर 4 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। रूल क्या कहता है? वर्ड्स लाइक लेट, लाइक, बट कम विद ऑब्जेक्टिव केस। जहां कहीं भी आप लेट, लाइक या बट जैसे शब्दों का प्रयोग देखेंगे, इनके बाद जो भी आप प्रोनाउन वगैरह यूज करेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में द्वितीया में ही रहेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉज नो वन बट, ये शब्द आया है। बट के बाद में हमें सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी है वो ऑब्जेक्टिव केस में ही लेना है।
पॉसेसिव केस या नॉमिनेटिव केस में नहीं लेना है। तो आई वॉज नो वन बट हिम हु ब्रॉड द सैड न्यूज, इस प्रकार से यह सेंटेंस होगा। दूसरा सेंटेंस है लेट आई मी डू माई वर्क। लेट के बाद में भी आपको ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करना है, तो लेट मी डू माई वर्क ये आपके लिए करेक्ट चॉइस होगा। इस प्रकार से ये दोनों रूल इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जैसे ही हमने रूल्स को, प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स को समझना शुरू किया, आपको अंदाजा हो गया होगा कि प्रोनाउंस को भी जानना एग्जामिनेशन की दृष्टि से या ग्रामर की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 5 इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इन ऑर्डर, क्रम में अगर लिखना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन शुड कम फर्स्ट before second person and third person should come after second in case of plural nouns। ये एक सिंपल रूल है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यही ऑर्डर प्रोनाउंस का होना चाहिए। पर कब? जब प्रोनाउंस प्लूरल है तब। ये इंपॉर्टेंट रूल है। तो वी, आंसर कैसे होगा? वी, यू एंड दे आर गुड फ्रेंड्स। यहां पर ये क्रम सही है क्योंकि तीनों प्रोनाउन प्लूरल नंबर है। सिंगुलर नंबर में यह क्रम लागू नहीं होगा। 1, 2 and 3 is the correct order when subjects, when pronouns are plural, and first, third and second, this order is correct when pronouns are singular। तो ये दोनों रूल आपको ध्यान में रखना है। रूल नंबर 6 is also important in this case। ये दोनों रूल्स को एक्सेप्शन वाला एक रूल है। रूल ये कहता है कि इन केस ऑफ कन्फेशन, जब आप किसी बात को कबूल करते हैं और कमिटिंग क्राइम या गुनाह से रिलेटेड है, कोई गुनाह करते हैं, तो उस सेंटेंस में ऑर्डर 1, 3, 2 बिकम्स 1, 2, 3। अब ये ऑर्डर जो 1, 3, 2 होना चाहिए था सिंगुलर केस में, वो ऑर्डर सिंपल 1, 2, 3 ऐसा हो जाता है। 1, 2, 3 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये ऑर्डर आपका होना चाहिए। तो आई, यू एंड ही, ये तीनों प्रोनाउन सिंगुलर है, फिर भी आगे का सेंटेंस सुनिए, आर किडनैपिंग द चाइल्ड। यहाँ किडनैपिंग की बात हो रही है, क्राइम की बात हो रही है, क्राइम कमिट करने की या क्राइम कन्फेस करने की बात हो रही है। ऐसे सिचुएशन में भले ही प्रोनाउन सिंगुलर हो, पर ऑर्डर उनका 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर ऐसा ही रहेगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? आई, यू एंड ही आर किडनैपिंग द चाइल्ड। Let us discuss about rule number 5। रूल नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। रूल ये कहता है यूज प्रोनाउन इन नॉमिनेटिव केस आफ्टर वर्ड्स लाइक एज गुड एज इंटेलिजेंट एज ब्रेव एज एटसेट्रा। रूल ये कहता है कि एज गुड एज इंटेलिजेंट एज ब्यूटीफुल एज, इस प्रकार के अगर इंप्रेशन सेंटेंसेस में आते हैं, जनरली ऐसे फ्रेजेस, ऐसे वर्ड्स आप पॉजिटिव डिग्री में देखते हैं। अगर इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं तो इनके बाद में यूज होने वाला जो भी प्रोनाउन रहेगा वो नॉमिनेटिव केस में ही यूज होगा। अगर राहुल इज एज क्लेवर एज ये सेंटेंस आपको दे दिया जाए तो आप जनरली एज क्लेवर एज मी ऐसा लिखकर आप एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, पर यहां पर आपका आंसर गलत होगा क्योंकि एज क्लेवर एज के बाद में जो भी प्रोनाउन आएगा वो नॉमिनेटिव केस में ही चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या होगा? राहुल इज एज क्लेवर एज आई। सेकंड, इन गेम्स ही इज एज गुड एज शी। इस प्रकार के इंप्रेशन सही है। रूल नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऐसे प्रोनाउन का क्रम लगाने की बारी आएगी एक ही सेंटेंस में, अगर तीनों प्रकार के सब्जेक्ट्स आते हैं तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसके बारे में ये रूल इंपॉर्टेंट है। ऐसे रूल की चर्चा साधारणतः क्लासेस में होती नहीं है, इसलिए आपको इस रूल को ध्यान में रखना और समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द रूल से? इन ऑर्डर, क्रम में अगर लिखना है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन शुड कम फर्स्ट। सेकंड पर्सन जो है
वो पहले आना चाहिए। किसके पहले? बिफोर थर्ड, थर्ड प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के पहले। एंड थर्ड पर्सन शुड कम बिफोर फर्स्ट, और थर्ड पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन के पहले आना चाहिए। इस प्रकार का ये रूल है। पर ये रूल कब लागू होगा? जब सारे के सारे प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउंस है तभी। जैसे पहला सेंटेंस है, आई, यू एंड ही आर गुड नेबर्स। ये सेंटेंस गलत है। रॉन्ग इसलिए है क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और उसके बाद में ही थर्ड पर्सन है, और ये तीनों सिंगुलर है। और रूल क्या कहता है? जब तीनों सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रोनाउन है, तो ही ये थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन यू के पहले आना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? आई, ही एंड यू आर गुड नेबर्स। तब जाके आपका सेंटेंस सही होगा। तो क्रम क्या हो गया? फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर इन केस ऑफ सिंगुलर प्रोनाउंस। रूल नंबर 7 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। रूल ये कहता है, व्हेन प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर कलेक्टिव नाउन, जब कलेक्टिव नाउन है, जिसे हम समुदायवाचक नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, इट मस्ट बी इन न्यूटर जेंडर। ये न्यूटर जेंडर में होना चाहिए। जब कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं, प्रोनाउन आता है, तो वो प्रोनाउन जब भी हम लेंगे वो न्यूटर जेंडर होगा। न्यूटर जेंडर के लिए हम इट या प्रोनाउन लेते हैं। पर आगे ये रूल क्या कहता है? बट इफ कलेक्टिव नाउन शोज सेपरेशन और डिवीजन, द प्रोनाउन यूज्ड शुड बी प्लूरल। पर जब कलेक्टिव नाउन में सेपरेशन दिखता है, डिवीजन दिखता है डिसीजन में, तो वहां पर ये प्रोनाउन ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाएंगे। तो पहला सेंटेंस देखिए, द जूरी गेव इट्स डिसीजन यूनानिमसली। यहां इट्स और यूनानिमसली ये दो शब्द रेड में आते हैं। पर्पस समझ लीजिए, द जूरी गेव इट्स, ये हमने सिंगुलर प्रोनाउन न्यूटर जेंडर लिया है। डिसीजन यूनानिमसली, ये शब्द इंपॉर्टेंट है क्योंकि जूरी ने, ग्रुप ऑफ जजेस ने, बेंच ने ये डिसीजन यूनानिमसली लिया है। तो यहाँ पर जूरी ये कलेक्टिव नाउन है और यूनाइटेड है यहाँ पर, इसलिए सिंगुलर इस प्रकार का प्रोनाउन न्यूटर जेंडर में आएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, द जूरी वेर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ द जूरी के बाद में हमने वेर यह टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब लेके उधर प्रोनाउन देयर लिया है। तो यहाँ पर जूरी डिवाइडेड दिख रही है, अलग दिख रही है। भले ही जूरी कलेक्टिव नाउन है, पर यहाँ सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ डिवीजन है, इसलिए यहाँ पर उनके लिए प्रोनाउन सिंगुलर इट्स नहीं आएगा, उसके लिए हमें प्लूरल देयर ये प्रोनाउन लेना पड़ेगा। तो आंसर कैसे होगा? द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। रूल नंबर 8 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। रूल क्या कहता है? नाउन्स जॉइन बाय एंड विल टेक प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन। अब ये रूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइदर और, नीदर नॉर, इससे जोड़े जाने वाले शब्द, एज वेल एज, बोथ हैंड में जुड़ने वाले शब्द, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनके बाद हम जो प्रोनाउन, वर्ब वगैरह लेते हैं वो हमेशा हमें एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करने वाले होते हैं। पर एंड ये दोनों शब्दों को कंबाइन करने वाला कंजंक्शन है, तो यहां पर सेपरेशन की बात नहीं होती। तो सीमा एंड रीना ये दोनों मिलाकर कंबाइंड दो सब्जेक्ट हो गए, तो इनके लिए आने वाला जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल रहेगा। तो आंसर क्या होगा? सीमा एंड रीना रिसीव्ड देयर अवार्ड्स। तो यहाँ पर सीमा और रीना ये दोनों प्लूरल हो जाएंगे क्योंकि एंड से जोड़ दिए गए हैं। Let us talk about some important rules. Rule number 9 says nouns joined by or, either or neither nor will take singular pronoun. ये एक important rule है। एंड जैसे दो अलग अलग नाउन्स को कंबाइन करता है और प्लूरल प्रोनाउन लेके आता है, ईदर और, नीदर नॉर और ये सब्जेक्ट को सेपरेट करते हैं और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ ही आते हैं। तो ईदर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर
is inaugurating the exhibition as per his schedule. यहाँ पर हमने his pronoun लिया है गवर्नर के लिए. चीफ मिनिस्टर और गवर्नर मिलके दो सब्जेक्ट नहीं बन रहे, यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट होगा. गवर्नर ये नियरेस्ट सब्जेक्ट है, इसलिए टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब इज आएगा, आर नहीं. इसलिए इस प्रकार के सेंटेंसेस में आपको सिंगुलर प्रोनाउन लेना है. रूल नंबर 10 इज इंपॉर्टेंट. इसी श्रेणी में, इसी कड़ी में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईदर और नीदर नॉट से अगर दो अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं, एक अगर सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है, तो जो भी प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में ही आएगा. और आगे रूल क्या कहता है? द प्लूरल नाउन्स ऑलवेज कम सेकंड एंड बोथ टेक प्लूरल प्रोनाउंस. सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट ये अगर ईदर और नीदर नॉर या और के सेंटेंस में आते हैं, तो जो प्लूरल नाउन है वो सेकंड पोजीशन पर आएगा, फर्स्ट पोजीशन पर नहीं, और प्रोनाउन भी प्लूरल ही रहेगा. आंसर कैसे होगा? नीदर टीचर नॉर स्टूडेंट्स वेर प्रेजेंट इन देयर क्लास. अब यहां पर देयर प्रोनाउन लिया है हमने, क्योंकि स्टूडेंट्स ये प्लूरल प्रोनाउन है जो सेकंड पोजीशन में आया है नाउन, और इसी के अनुसार हमने वहां पर प्रोनाउन लिया है. तो ये रूल भी इंपॉर्टेंट है. रूल नंबर 11 इज इंपॉर्टेंट. जो अलग अलग रूल्स हम नाउन्स के बारे में अभी तक सुनते आए, उसके श्रेणी में, उसके कड़ी में ये एक रूल इंपॉर्टेंट है. रूल क्या कहता है? इन केस ऑफ टैग, क्वेश्चन टैग की जब बात करते हैं हम, प्रोनाउन इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ मेन सेंटेंस. मुख्य वाक्य में जो भी सब्जेक्ट होगा, एड क्वेश्चन टैग करते समय जो भी हम प्रोनाउन लेंगे नाउन के लिए, वो उस सब्जेक्ट के अनुसार ही सिंगुलर या प्लूरल रहेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंडफादर वॉज अ ग्रेट सोल्जर. यहाँ पर कॉमा देखे, हमने क्वेश्चन टैग क्या दिया है? वॉजंट ही. ही यह प्रोनाउन माई ग्रैंडफादर इज सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर प्रोनाउन जनरेट हुआ है और हमने क्वेश्चन मार्क दिया. ये सारे रूल इंपॉर्टेंट है, पर प्रोनाउन से रिलेटेड इतने सारे रूल्स को एक वीडियो में कंबाइन करना टाइम रिस्ट्रिक्शंस के कारण पॉसिबल नहीं है. इसलिए हम शेष रूल्स, रेस्ट ऑफ द रूल्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. दिस डिस्कशन इज आल्सो अवेलेबल ऑन ग्रामर प्लैनेट by Dr. Umesh Bansal on YouTube. Keep it watching on this channel.